नमस्कार दोस्तों, फिर आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और मैं हेल्थ से जुड़ी हुई, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ साझा करता हूं। मैं हूं डॉक्टर सुमित रावत। और अगर आप एसिडिटी से, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स से परेशान रहते हैं, अगर आपके छाती में जलन होती है लेटने की वजह से, या आप मसालेदार खाने नहीं खा पाते हैं, उसके बाद आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आप बहुत सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो ये वीडियो आपके ही लिए है। तो हम बात करते हैं किसी चीज़ के परमानेंट इलाज की। मेडिकल साइंस जो है, मैं खुद एक मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, मैंने एमबीबीएस एमडी किया हुआ है। परंतु आपको पता होगा कि मॉडर्न मेडिसिन में डायग्नोसिस तो बहुत अच्छा है, हम चीज़ों की पहचान बहुत अच्छी कर लेते हैं, हम डिजीज़ को बहुत अच्छे से लेबल कर लेते हैं, लेकिन सभी बीमारियों का जो है परमानेंट इलाज जो है मॉडर्न मेडिसिन में मौजूद नहीं है। परमानेंट इलाज जो है वो आपकी जो लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है उसको ठीक करने से ही ठीक होगा, वो केवल दवाई से ठीक नहीं हो सकता। दवाइयाँ एक टेम्पररी इलाज होती हैं। तो आइए आज बात करते हैं गैस्ट्रिक एसिडिटी की, या गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जो मेडिकल साइंस में कहलाता है, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअली जो एसिडिटी होती है, या जो गले में जलन होती है, जो हार्ट बर्न होता है, ये किस तरह से होता है। ये हम देख लेते हैं कि ये हमारी जो है, ये नलिका है जो ईसोफेगस कहलाती है। इससे स्टमक, जो पेट है हमारा, इसमें फूड जाता है। तो ये फूड आपका जो है ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये फूड है। अब जब ये खाना आपका यहाँ पर जाता है, इसके बाद यहाँ पे एसिड सेक्रीशन, यहाँ पे एसिड बनना शुरू होगा, और यहाँ अच्छा खासा एसिडिक जो है वो माहौल होता है। जो पीएच, जिसको हम एसिड नापने का पैमाना मानते हैं, पीएच जो होता है इसका 1 से लेके और 3 के बीच में हो सकता है, जो स्टमक का पीएच है। अब अगर आपका प्रॉपर पीएच मेंटेन नहीं हुआ है, या कैल्शियम की कमी है, या विटामिन डी की कमी है, किसी भी, या हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो ये कोई भी ऐसी कंडीशन है, तो ये क्या होगा, ये जो वाल्व होता है यहाँ पे कुछ सेंसर लगे होते हैं, और ये यहाँ पे वाल्व आपका बंद हो जाता है, और वाल्व फिर इस खाने को इस तरह से वापस नहीं जाने देता। अब हमारा अगर ये वाल्व बंद नहीं हो रहा है, तो जैसे ही आपका पोस्चर चेंज होगा, या आपके अगर पेट में प्रॉपर जगह नहीं है, ज़्यादा मोटापे की वजह से या प्रेगनेंसी की वजह से, तो क्या होगा कि ये एसिड जो है ये वापस ऊपर की तरफ जाने लगेगी, और आपको एक जलन का एहसास होगा। तो इसी को हम एसिडिटी, एसिडिक रिफ्लक्स, या GERD करके, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज करके बोलते हैं। आगे इसकी प्रक्रिया देख लेते हैं कि खाना जब ये यहाँ से आगे बढ़ता है, तो जब यहाँ पे एसिड पहुँचेगी, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब क्या होता है, हमारा जो लिवर होता है, ये लिवर हमारे राइट साइड पे पाया जाता है। तो ये जो लिवर होता है, ये लिवर से यहाँ पे ये डक्ट्स आती हैं, और फिर ये बाइल जो होता है ये हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होके, और फिर वहाँ से ये निकलता है, और फिर ये यहाँ से पैनक्रियाटिक डक्ट से जुड़ जाता है। और पैनक्रियास जो होता है, इसका काम होता है खाने को पचाने के अलग अलग एंजाइम्स को सेक्रेट करना। तो ये बाइल और सारे पैनक्रियाटिक एंजाइम यहाँ मिलके, अब ये एसिडिक स्टमक से जो बाहर निकलता है, यहाँ नीचे भी एक वाल्व होता है, खाने के निकलने के बाद ये वाला वाल्व भी बंद हो जाएगा, ये वाल्व इस तरह से बंद हो जाएगा। अब ये खाना जब आपका और आगे बढ़ेगा डाइजेशन के लिए ड्यूडेनम में, ये नीचे वाली जगह ड्यूडेनम कहलाती है, यहाँ पे ये जो एसिड है इसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि बाइल जो होता है वो एल्कलाइन होता है। तो अब ये जो नॉर्मल प्रक्रिया चलनी चाहिए, इसमें कहीं पे भी कोई गड़बड़ आ जाती है, या तो अगर आपका बाइल भी वापस यहाँ लौटना शुरू कर दे और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दे, तो ये यहाँ का एसिड और खाना वापस लौटने लगेगा, अगर ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। या फिर यहाँ की प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर सकता हूँ कि किस तरह से ये वापस ऊपर लौटने लगता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी नॉर्मल चलेंगी, तो हमको कोई एक टेम्पररी फिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमको एक टेम्पररी फिक्स पे नहीं जाना है, हमको जो परमानेंट प्रॉब्लम है उसको पहचानना है। कभी कभी एक प्रॉब्लम और हो सकती है कि यहाँ आपको ना अल्सर हो सकते हैं, छाले हो सकते हैं। तो अगर गैस्ट्रिक अल्सर या क्रॉनिक सीवियर गैस्ट्राइटिस है, ये होती है गैस्ट्राइटिस, अगर इस तरह की कोई बीमारी है, तो तेज़ दर्द होगा आपको, या हो सकता है कि साथ साथ जब आपका स्टूल और लेट्रिन होती है, तो उसमें काले कलर की लेट्रिन हो सकती है, या उसमें ब्लड आ सकता है। तो ये सीवियर गैस्ट्राइटिस के सिम्टम हैं। तो इस तरह की अगर कोई भी चीज़ होती है, तो आप डॉक्टर से सलाह लें, और इसको अपने आप से या मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर ट्रीट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। हम इस तरह की बीमारियां
जो होती हैं उसके लिए आमतौर पर पेंटोप्राजोल या ओमिप्राजोल इस तरह की कोई दवाई लेना शुरू कर देते हैं जो लंबे समय तक खाते हैं। लेकिन लंबे समय तक ये बीमारियां खाने से आपको दूसरी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना, एनीमिया होना, या आपकी नींद में डिस्टर्बेंस आना, आपको स्ट्रेस आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो लंबे समय तक हम ये दवाई जो नहीं खा सकते। इसके अलावा एक दवाई आती है रेनिटिडीन। तो ये रेनिटिडीन जो है, इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि लंबे समय के उपयोग के बाद पाया गया है कि रेनिटिडीन जो दवाई है इसकी वजह से कैंसर्स की उत्पत्ति हो सकती है। तो लंबे समय तक आप रेनिटिडीन भी नहीं खा सकते। दूसरा, रेनिटिडीन से एक एक्लोरहाइड्रिया करके जो बीमारी हो जाती है, यानी कि एसिड पूरी तरह से आपके स्टमक से खत्म हो जाता है। तो इसके भी अनेक नुकसान हैं, जैसे कि आपको कोई सीवियर इन्फेक्शन हो सकते हैं, साल्मोनेला जिससे टाइफाइड होता है, इस तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपको डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन रह सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं इससे आपको हो सकती हैं। इसके बाद एंटासिड का नंबर आता है। एक समय पे मुझे भी जब प्रॉब्लम होती थी तो मैं बाजार से एंटासिड ले लेता था, जैसे म्यूकोएन जेल वगैरह आते हैं, तो वो 1-2 घंटे के लिए तो ठीक है, परंतु लॉन्ग रन में वो भी परेशान करते हैं। दूसरा, एंटासिड की गोलियां आती हैं या इनो के पैकेट आते हैं। तो इस तरह के इलाज भी एक टेम्पररी इलाज है और अल्टीमेटली ये आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाएगा, इसको ख़त्म करने का नाम बिल्कुल नहीं लेगा। अगले दिन, उसके अगले दिन आप पाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। पहले 1 इनो से काम होता था, अब आपको 4 इनो की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम आते हैं कि इसका मूल कारण क्या है। मूल कारण जो है, आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि इसका इलाज एकदम उल्टा है। हमें एसिड को कम नहीं करना है, हम अगर एसिड को बढ़ा देते हैं तो इलाज पूरी तरह से काम करता है। और दूसरी चीज़ क्या है, स्ट्रेस का हटाना। अगर आप किसी भी तरह से स्ट्रेस में हैं, अगर आपका वजन कुछ ज़्यादा है, अगर आपकी ज़्यादा तोंद निकली हुई है, या प्रेगनेंसी के लास्ट वीक्स हैं जहाँ प्रेगनेंसी काफ़ी बड़ी हो गई है, तो उसकी वजह से पेट में जो डिस्कम्फर्ट होता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब हम इसके उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय में अगर आप बात करें तो उपाय सबसे आसान है, आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। जो आपको टेंशन देने वाली चीज़ें हैं उससे थोड़ी देर के लिए ध्यान हटा दीजिए, थोड़ा कुछ रिलैक्सेशन करिए, कुछ एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करिए, तो स्ट्रेस से अपने को ध्यान हटाना है। दूसरा, डाइट की टाइमिंग प्रॉपर रखनी है। जो आप इन बिटवीन फास्ट फूड वगैरह खाते हैं दोस्तों के साथ बार बार, तो ये कम करना है। आपको 5 से 6 बार खाना नहीं खाना है, आपको एक फिक्स डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है। दिन में 1 या 2 बार ही खाना खाना है। अगर आप लंच लेते हैं 2-3 बजे तो 2-3 बजे ही लंच लीजिए, और सीधा आप 7-8 बजे जो डिनर करते हैं डिनर करिए। लेट नाइट डिनर, लेट नाइट स्पाइसी फूड, इसको अवॉइड करना है। तो इससे आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। अब इसके बाद अपन आते हैं कि और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। जो हमारा स्फिंक्टर होता है स्टमक का, अभी मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा, इसकी जो कमी है ये रोक नहीं पाता एसिड को, इसकी वजह से जो है एसिडिटी होती है। तो ये जो स्फिंक्टर होता है, जो नली के ऊपर हमारे होता है, इसको कंट्रोल करने में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कैल्शियम ही हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम कम है या पोटेशियम कम है, तो इसकी कमी की वजह से भी आपको ये एसिड रिफ्लक्स की बीमारी हो सकती है। तो आप अपने जो है, बड़ा एक सिंपल सा टेस्ट होता है बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स की आप जांच करा सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर हैं या नहीं है। HCl का प्रोडक्शन में गड़बड़ी हो सकती है, तो आपके क्लोराइड भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो इसकी वजह से एसिडिटी भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों की पहचान हम जो है इलेक्ट्रोलाइट करा के कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी आती है तो इसका बड़ा सिंपल इलाज है, आप दिन में 1 से 2 बार नारियल पानी लीजिए, तो आपके सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़िया हो जाएंगे। और कैल्शियम के लिए आप दूध का या दही का सेवन कर सकते हैं, तो धीरे धीरे करके आपका कैल्शियम इंप्रूव हो जाएगा। अब कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में या कैल्शियम के हमारे शरीर में पहुंचने में विटामिन डी नामक एक हार्मोन होता है, या जो विटामिन कहलाता है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप एक विटामिन डी की जांच भी करा सकते हैं। बाय चांस विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई तो फिर कैल्शियम का हमारे शरीर में उपयोग नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में भी ये कंडीशन आपकी ज़्यादा खराब हो सकती है, तो विटामिन डी लेने से भी अपने को आराम मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं को खासतौर से ये चेक करने की ज़रूरत है कि कहीं आपको हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है। तो अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार थायराइड चेक करा लें। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड की दवाई लेने से आपकी ये सारी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। इसके बाद अपन आते हैं और दूसरी प्रॉब्लम्स पे। तो कई बार हमें एलर्जीज भी होती हैं, तो इसकी वजह से भी एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। तो उसका इलाज भी वही है
जैसे हम एसिड को बढ़ाएंगे, हमारे बॉडी में एसिड की कमी हो रही है, इसीलिए वो एसिड वापस लौट रहा है, तो स्फिंक्टर बंद नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जब एसिड का बैलेंस सही हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसको हम कर सकते हैं, एक ब्यूटेन हाइड्रोक्लोराइड करके एक टैबलेट आती है, वो ले सकते हैं। इसके अलावा और भी ज़्यादा जो नेचुरल हमारी थेरेपी होती है, इसमें बहुत मैजिक की तरह एक काम करता है, वो है एप्पल सिडार विनेगर। तो एप्पल सिडार विनेगर जो होगा ये आपको आराम से बाजार में मिल जाता है। इसका हमें अत्यधिक सेवन नहीं करना है, दिन में 2 से 3 चम्मच ही लेना है, पानी में डाइल्यूट करके, या हम जो सलाद बनाते हैं तो सलाद के साथ मिक्स करके हमको इसको खाने के पहले लेना है, या फिर हम खाने के बाद जो है शाम के टाइम पानी में घोल के एप्पल सिडार विनेगर को ले सकते हैं। तो हमको 1 गिलास पानी में लगभग 1 से 1.5 चम्मच विनेगर घोल के पीना है। डायरेक्ट विनेगर हम नहीं लेते क्योंकि ये दांत के लिए और यहाँ गले के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके बाद बात आती है कि पत्ता गोभी। पत्ता गोभी जो है ये हमारे म्यूकस को स्टिमुलेट करता है और एसिडिटी को कम करता है। तो पत्ता गोभी के सेवन से भी इससे छुटकारा मिल सकता है। इसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है, एक चीज़ आपने काफ़ी सुना होगा आजकल चल रही है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब आप दोपहर में एक अच्छा बढ़िया मील लीजिए, उसके बाद शाम को आप कुछ नहीं खाएंगे और अगले दिन आप लेट खाएंगे। मतलब आप अपने स्टमक को रेस्ट दे रहे हैं। तो आप अपने स्टमक को और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर रेस्ट देंगे तो वो प्रॉपर काम करेगा और इस तरह की प्रॉब्लम जो है आपकी खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद आता है प्रोबायोटिक्स का सेवन। तो प्रोबायोटिक्स जैसे कि दही है, योगर्ट है, याकुल्ट है, अगर इस तरह की चीज़ें आप लेंगे या कीफिर है, तो इससे आपके सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आएगा और आप इसका रेगुलर सेवन करेंगे तो आपको किसी प्रकार की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से मिट जाएगी। अब अपन एक बार और बात करते हैं एप्पल सिडार विनेगर की। मैंने यहाँ बात करी है तो उसका सिर्फ एक बेनिफिट नहीं, उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये जो एप्पल सिडार विनेगर होता है ये एसिटिक एसिड होता है। ये एक एसिड है जो ऑर्गेनिकली हमारे खाने की चीज़ों से बैक्टीरिया के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये एक तरह का फर्मेंटेड फूड है, जैसे कि दही होता है, परंतु एसिटिक एसिड और विनेगर की एक अलग प्रॉपर्टी है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला चीज़, ये वजन घटाने में फायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि अकेले इसको खाने से वजन घटेगा, परंतु बहुत सारी चीज़ें जैसे एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, डाइट रेगुलेशन कर रहे हैं, साथ में विनेगर जोड़ दें तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद शुगर को डाउन रखने में ये काम करता है। तो जो डायबिटिक लोग हैं वो इसको डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी। इसके बाद ऐसा पाया गया है कि चूहों की स्टडीज़, जो साइंटिफिक स्टडीज़ की गई, उसमें पाया गया कि चूहों में ये ब्लड प्रेशर लो करने का काम करता है। तो ह्यूमंस में भी संभावना है कि जिनको ब्लड प्रेशर रहता है तो ब्लड प्रेशर उनका बेहतर तरीके से कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा आपकी भूख बढ़ाने में भी ये फायदेमंद होता है विनेगर का सेवन। इसके बाद जो ये एसिडिटी बढ़ाता है पेट की, तो एसिडिटी बढ़ाने के बाद जो वॉल्व है उसको बंद करने में मदद करता है। तो उससे क्या होता है कि जो पैथोजेनिक या नुकसानदायक बैक्टीरिया हैं, जैसे कि आपका हैजा फैलाने वाला बैक्टीरिया है या टाइफाइड वाला बैक्टीरिया है, अगर आपके पानी में थोड़े मोड़े नुकसानदायक बैक्टीरिया आ जाते हैं तो वो स्टमक में जाके और आपकी पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो ये बीमारियों से अपन को बचाता है। इसके बाद विटामिन B12 का जो यूटिलाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, उसको बढ़ाता है। तो आपको B12 की कमी नहीं होगी और एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद ये एक खुद भी एक प्रोबायोटिक की तरह काम करता है। तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है, बड़ी आंत की जो हेल्थ है, उसको इंप्रूव करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होती है, जिसको अपन स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ SIBO बोलते हैं, उसको भी ये कम करता है। इसके बाद इसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं। तो ये जो फर्मेंटेड पॉलीफिनॉल्स होते हैं ये एंटी जो आपका एजिंग इफेक्ट लाते हैं, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये एक आपका एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। तो ये भी इसके यूज हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है इसका मिसयूज भी करते हैं। जो अपना एप्पल सिडार विनेगर है इसका एक्स्ट्रा यूज करते हैं। जैसे कुछ लोग इसको डैंड्रफ में यूज कर लेते हैं, कुछ लोग इसको कान में डालते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि बवासीर या हीमोरॉइड्स के लिए इसको प्रयोग करते हैं। तो साइंस ये नहीं कहती कि आप इन बीमारियों के लिए इसको यूज करें। ये वाली बीमारियां इसके उपयोग से और ज्यादा खराब कंडीशन में जा सकती हैं। तो इस प्रकार के प्रयोग नहीं करना है।